जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि √5 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको कड़ी पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं √5, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि कड़ी में 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को हम एक इंफॉर्मेशन बतला दे कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि कड़ी के अंदर जब अभाज्य संख्याएं आती हैं तो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जब यह इनका दशमलव प्रसार देखा जाता है तो ये इनका दशमलव प्रसार जो है अनंत तक चले जाता है और अनिश्चित पैटर्न में, कोई एक निश्चित आवर्त नहीं बनाते हैं। निश्चित आवर्त बनाने का मतलब किसी पर्टिकुलर नंबर की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होते दिखाई देती है। मतलब कि रैंडम तरीके से जो नंबर आना चाहिए, मतलब कि जो नंबर मन करे तो ही नंबर आगे की ओर आते चला जाता है और अनंत तक बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार देने के कारण कड़ी वाली जितनी भी संख्याएं जिनके जो अपने अंदर अभाज्य संख्याएं रखी हुई होती हैं उन सभी को अपरिमेय संख्याएं कहा गया, ठीक है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर जब अभाज्य संख्याएं जितनी भी आ जाती हैं तो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। बस इसी को हमें प्रूफ करना है, जिसमें से एक और जैसे एक दे ही दिया, अभाज्य संख्या एक अंदर 5 है, अंडर रूट के अंदर दे ही दिया, तो हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ये वास्तव में कैसे अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम यह जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अब हमें इसे प्रूफ करना है। तो यदि हम इसको परिमेय मान करके इसके ऊपर गणितीय नियम अप्लाई करेंगे तो जरूर ये ससुरा कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन करेगा। तो जहां पर हम इसको परिमेय मान करके आगे बढ़ेंगे, जो नियम परिमेय संख्याओं के लिए बनाया गया है वह नियम इनके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नियम को उल्लंघन करेगा, कहीं ना कहीं ये नियम को तोड़ेगा, नियम का उल्लंघन करेगा। क्योंकि जो नियम परिमेय संख्याओं के लिए बनाया गया है वह अपरिमेय संख्याएं उनका अनुसरण नहीं कर सकती हैं, जरूर उल्लंघन करेंगे। तो जहां पर उल्लंघन करेगा यह तुरंत अपनी कल्पना को वहीं पर गलत ठहरा देंगे कि हमारी कल्पना अनुचित थी, हमने कल्पना किया था कि यह एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये ससुरा निकला धोखेबाज। क्योंकि परिमेय संख्याएं कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करती हैं, इसने कर दिया यानी कि यह सच में इसका जन्मजाते गुण है कि यह अपरिमेय है, तो अपरिमेय की तरह ही व्यवहार करेगा, परिमेय की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो वहीं पर हमारा कल्पना गलत सिद्ध हो जाएगा कि हमने इसको परिमेय माना था, ठीक है। वही कह देंगे कि यह ससुरा अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगा, कभी भी परिमेय की तरह व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। तो वहीं पर प्रूफ करके दिखा देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि यह, अब हम मान के चल चुके, प्रूफ करना है तो जरूर इसका नियम को तोड़वाना पड़ेगा, खुद तोड़ देगा कहीं ना कहीं नियम। तो चलिए इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में होगा। चलिए हम इसको मान लेते हैं कि यह एक P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या होगा। हम तो जानते हैं कि यह परिमेय है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, ठीक है। यह भी कल्पना कर लेते हैं। हमने कल्पना कर लिया कि P/Q के रूप में यह परिमेय संख्या के रूप में यह है, जहां P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q 0 नहीं है। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होता है? तो देखिए, सह अभाज्य संख्याएं वह दो संख्याएं होती हैं जिनको साथे साथे काटने वाला एक के सिवा अन्य कोई संख्या नहीं होता है। ऐसे ही दो नंबर को सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 5 और 3, इन दोनों को एक साथ काटने वाला, साथे साथे काटने वाला एक के सिवा अन्य कोई संख्या है ही नहीं, एक ही इन दोनों को काट पाएगा। तो इनको हम 5/3 लिख दें तो यह जो परिमेय संख्या बनेगी ये कहेंगे कि यह सह अभाज्य वाला परिमेय संख्या है। यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड में एक के सिवा अन्य कोई नंबर नहीं उभयनिष्ठ है। ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि एक के सिवा अन्य कोई नंबर उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि यहाँ पर यह बतलाना चाह रहे हैं कि इन दोनों नंबर को एक ही काट पाएगा, अन्य कोई संख्या नहीं काट पाएगा। तो ऐसे ही दो नंबर को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा अवश्य ही। तो ऐसे ही हम दिमाग में कल्पना कर लेते हैं कि यह दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं। P/Q के रूप में ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या से बनी परिमेय संख्या है। तो हमने इसको कल्पना कर लिया, यह परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में होगा, जहां दोनों P और Q सह अभाज्य संख्या है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों हम इसको सह अभाज्य संख्याएं वाला ही परिमेय के रूप में इसको मान रहे हैं? जिसके पीछे कारण है। देखिए, अपरिमेय संख्याएं जितने भी होती हैं उन सभी के सभी वो जो अपरिमेय संख्याएं कड़ी वाली होती हैं, अभाज्य वाली, माने कि कड़ी के अंदर जो अभाज्य संख्याएं रखी होती हैं, तो इस तरह की जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं दरअसल वो हमेशा दशमलव प्रसार देती हैं। क्या देती हैं? दशमलव प्रसार देती हैं, ठीक है। इस कारण से यदि हम इसको साधारण परिमेय संख्या मानेंगे
साधारण परिमेय संख्या मानेंगे तो दशमलव प्रसार नहीं देगा। जैसे मान लीजिए हम इसको 16/4 लिख दें तो 16 में 4 से भाग देंगे, सॉरी हाँ 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। अब 4 दशमलव प्रसार के रूप में है नहीं, नो एक पूर्णांक रूप में आ गया। तो इस तरीके का अगर परिमेय मानेंगे तो हमारी कल्पना उचित कहाँ बैठेगी, फिट कहाँ बैठेगी, फिट तब न बैठेगी जब इधर भी दशमलव प्रसार हम जानते हैं तो इधर भी दशमलव प्रसार कल्पना करके दिखाना होगा कि हाँ कुछ ऐसी संख्या है जिसमें भाग देंगे तो दशमलव संख्या प्राप्त होगा। तब इस तरह से हमारी कल्पना थोड़ी उचित लग सकती है कि हाँ इधर भी दशमलव प्रसार इधर भी दशमलव प्रसार, काम चल जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को सअभाज्य मानना पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए 7 अगर 2 लिखे तो 2 से भाग देंगे 7 में तो 2 तिहाई 6, 2 5 10 यानी कि 3.5। सअभाज्य संख्याएं ही दशमलव प्रसार दे सकती हैं। तो इसीलिए अगर साधारण परिमेय संख्या रहेगा तो दशमलव प्रसार नहीं देगा, लेकिन सअभाज्य संख्याएं रहेंगी तो दशमलव प्रसार देंगे। इसलिए हमने कल्पना कर लिया कि ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। तभी हमारा जो मतलब कि उद्देश्य है वह फिट बैठ रहा है, उचित बैठ रहा है। ठीक है, इधर भी दशमलव प्रसार इधर भी दशमलव प्रसार, हमारा कल्पना उचित बैठ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को सअभाज्य संख्या मानना हमारी मजबूरी है, इसलिए इन दोनों को सअभाज्य संख्या मान लिया। ठीक है, और हमने यह भी जान लिया कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में एक के सिवा अन्य कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि इन दोनों को साथे साथे काटने वाला एक के सिवा अन्य कोई नंबर नहीं है और क्यू 0 नहीं। समझ में आ गया? चलिए हमने इसको कल्पना कर ली कि P/Q के रूप में है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग, यानी कि √5 का कर देते हैं स्क्वायर और इधर भी P/Q का कर देते हैं स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो P/Q को हम लोग लिख सकते हैं P² में Q², क्योंकि पूरे का वर्ग करने का मतलब यह होता है कि ऊपर वाले का भी वर्ग करना है, नीचे वाले का भी वर्ग करना है। तो ऊपर का वर्ग कर दिया, नीचे वाले का भी वर्ग कर दिया और √5 का स्क्वायर कर दिया। तो जब हम किसी संख्या के ऊपर वर्ग लिखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस संख्या का 2 बार गुणा करना है। तो √5 के ऊपर हमने वर्ग लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि √5 के ऊपर जब हमने वर्ग लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि √5 का 2 बार गुणा। तो ध्यान दीजिए, जब √5 का गुणा √5 करेंगे तो 5 × 5 = 25, करड़ी में हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि √5 का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 5। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इससे वर्ग, इसके वर्ग से क्या मिला हमें, 5 मिला। क्या मिला बाबू, हमें 5 मिला। ठीक है, तो 5 बराबर इधर हो गया P² बटा में Q²। आए समझ में? 5 बराबर हमें क्या मिला, 5 बराबर हमें मिल गया 5 = P² बटा में Q² मिल गया। आया समझ में? चलिए आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, गणितीय नियम से हम लोग कर सकते हैं कि Q² को इधर फेंक सकते हैं, Q² को इधर फेंक सकते हैं, पाक्षांतर इसको बोला जाता है। तो Q² को इधर पाक्षांतर कर देंगे तो इधर भाग के रूप में है तो इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। इधर से फेंकेंगे तो भाग के रूप में है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो Q² गुणे 5 = लिख सकते हैं P²। आए समझ में? ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, बीच में है स्क्वायर, सॉरी इक्वल, बीच में है क्या, इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह लग गया, इधर भी एक पक्ष दिखाई दे रहा है, इधर भी एक पक्ष दिखाई दे रहा है। तो बीच में बराबर का चिन्ह यह कह रहा है कि इधर का पक्ष भी बराबर है, इधर का भी पक्ष बराबर है, यानी कि जो नंबर इधर है और इधर जो नंबर है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड बराबर हैं। साफ साफ यह इक्वल टू का चिन्ह बतला रहा है, यानी कि जब दो पक्ष बन गया तो और बीच में बराबर का चिन्ह लग गया तो यह खुद कहता है कि इधर वाला पक्ष इधर वाले के पक्ष के बराबर है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो नंबर इधर है तो उनके अभाज्य गुणनखंड में जो जो नंबर इधर आएंगे वही नंबर इनके भी अभाज्य गुणनखंड में आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि गणितीय नियम से दोनों पक्ष बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हमने इसको परिमेय मान करके आगे बढ़ाया कार्यक्रम, तो हमें देखने को मिल गया कि Q² × 5 = P²। तो हम कह सकते हैं कि इधर के अभाज्य गुणनखंड में जो जो नंबर आएंगे बिल्कुल इधर के भी अभाज्य गुणनखंड में वही नंबर आएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, साफ तरीके से बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जब इसको गुणा के रूप में तोड़ेंगे, खंडित करेंगे, तो जो जो नंबर इधर आएंगे वही नंबर इनको भी गुणा के रूप में जब खंडित करेंगे तो वही नंबर इधर भी आएंगे। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, P को गुणा के रूप में खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य आएगा। हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, जब गुणा के रूप में एक एक को खंडित करेंगे तो गुणा के रूप में जब खंडित होगा तो इधर भी 5 है तो इधर भी तो 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि P के
अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। इसको भी जब गुणा करके खंडित करेंगे तो उसके अंदर 5 अवश्य होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5, कोई एक अचर मान, कोई एक चर मान लेते हैं C। यानी मान लेते हैं कि P को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो 5 भी लिया हुआ है और अन्य कोई एक चर लिया हुआ है, मतलब कोई अन्य संख्या होगा 5 के साथ। तो हम कह सकते हैं, तभी तो कह सकते हैं कि हाँ P के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तभी तो कहेंगे। एक सेकंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि P के अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा, यानी कि P बराबर हम लोग 5C लिख सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5C। अरे समझ में, अवश्य समझ में आया होगा आप लोगों को। हमने दिखा दिया कि P के अभाज्य गुणनखंड में 5 है। ठीक है, बस इससे मतलब रखिए कि हमने दिखा दिया कि P के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, जहाँ C कोई एक चर है, कुछ भी हो सकता है C के जगह पर। तो P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5C। P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई 5C। इधर हो गया 5Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C, और इधर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कर दिया, आए समझ में। अभी वर्ग मत कीजिए, अभी वर्ग मत कीजिए, अभी आगे कार्यक्रम बढ़ाना है ना, अभी वर्ग मत कीजिए, अभी वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए हमें यहाँ पर देखने से मिल जाता है कि इधर वाला पक्ष जब इधर वाले पक्ष के बराबर है, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड इधर है वही अभाज्य गुणनखंड इधर है, और अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर इधर है तो वही नंबर इधर है, तो इसका मतलब 5 भी इसके अभाज्य गुणनखंड में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में होगा तो इसका मतलब यह है कि 5 जो है वह P स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि जो गुणनखंड में इधर नंबर है वही नंबर इधर है। ठीक है, तो 5 जब इधर है तो 5 इधर भी तो अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए, यानी P स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। जब P स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है तो इसका मतलब 5 P से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका मतलब P 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं यह समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 2 गुणे इधर है 5, ठीक है, और इधर है 10, इधर है 10 और इधर है 2 गुणे 5, तो हम बीच का बराबर चिन्ह कह दिया कि दोनों पक्ष बराबर है, तो जो नंबर इधर है अभाज्य गुणनखंड में वही नंबर इधर होने चाहिए, तभी इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। यानी 5 जो है इधर वाले के अभाज्य गुणनखंड में है, जब 5 इधर वाले के अभाज्य गुणनखंड में है तो हम कह सकते हैं कि 10 को जो है या 5 विभाजित करेगा। कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 इधर 5 छांतर करेंगे, 5 आकर के इसको काट देगा 2 बार, 2 नंबर बच जाएगा। इसका मतलब 10 जो है 5 से कट जाएगा 2 बार में। जब अभाज्य गुणनखंड रखता है, जब रख रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसको जो है इधर वाले पक्ष को 5 क्या हो सकता है? काट सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जब P स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, यानी P स्क्वायर को 5 अवश्य काटेगा। क्या करेगा? अवश्य काटेगा। और जब P स्क्वायर को जब 5 काटेगा तो P को भी काटेगा। किसको भी काटेगा? P को ही काटेगा, क्योंकि P नंबर दोनों एक ही नंबर है, तो अवश्य जो है इनके अभाज्य गुणनखंड अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही तरीके का रहेगा। और उन दोनों से ही मतलब जितना भी नंबर अभाज्य गुणनखंड के रूप में आएंगे उनमें 5 अवश्य आएगा। तो जब P स्क्वायर को 5 काटेगा तो हम कह सकते हैं कि P को भी क्या कर देगा? 5 काट देगा। जब P को भी 5 काट दे रहा है तो अभी हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 5C। क्या कर सकते हैं? P इज इक्वल टू 5C लिख सकते हैं, क्योंकि तभी काट सकता है कि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? नंबर बराबर है, तभी तो P को काटेगा 5। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं कि 5 जो है P स्क्वायर को काट सकता है तो P को भी काट सकता है, P को भी जब काट सकता है तो इसका मतलब यह है कि P इज इक्वल टू 5C लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। बस यही हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो P इक्वल टू जब 5C लिख सकते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? इधर लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह पर हम लोग 5C लिख सकते हैं। हमने अभी बताया था ना, P इक्वल टू 5C क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू हम 5C लिख सकते हैं, तो अब हो जाएगा इधर 5Q स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5C स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। अब चलिए आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर हमने क्या कर दिया? 5C स्क्वायर कर दिया। अब इधर देखेंगे, इधर लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, इधर हो जाएगा C स्क्वायर। 5 से भाग देंगे 25 कट जाएगा, इधर हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। हो गया? हो गया। अब देखिए इधर भी दोनों पक्ष क्या है? बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है,
तो यहाँ पर भी कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड इधर होंगे वही अभाज्य गुणनखंड इधर होंगे, यानी कि अरे यार कुत्ते ना, यानी कि इधर वाले के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो जो अभाज्य गुणनखंड में इधर नंबर होंगे वही नंबर इधर भी होंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में भी 5 आएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं यानी कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, क्योंकि बीच में बराबर चिन्ह आ गया। गणितीय नियम यह कह रहा है, क्योंकि जो हमने परिमेय मान करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया था तो खुद अपने आप दोनों पक्ष को बराबर करते हुए दिखला रहा है। तो जब बराबर करते हुए दिखला रहा है तो हम यह भी तो कह सकते हैं गणितीय नियम से कि जो गुणनखंड इधर होगा वही गुणनखंड इधर होगा। तो जब जो गुणनखंड इधर है तो इधर 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इधर भी 5 इसके भी अभाज्य गुणनखंड में होगा। और जब इधर भी 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में क्यू स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में होगा तो क्यू स्क्वायर को भी 5 काट देगा। और जब क्यू स्क्वायर को 5 काट देगा यानी कि हम लोग क्यू स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं, यानी कि जब क्यू स्क्वायर को भी 5 काट देगा, यानी ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के भी अभाज्य गुणनखंड कोई होगा जिसमें 5 होगा, माने क्योंकि जब यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर हम गणितीय नियम खुद बतला दे रहा है कि इधर भी 5 है, इधर के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 है, यानी कि क्यू स्क्वायर को भी 5 काट दे रहा है, यानी क्यू को भी 5 काट दे रहा है, क्यू को भी क्या कर दे रहा है, 5 काट दे रहा है। यानी कि अभी जब 5 एक अभाज्य गुणनखंड रख रहा है तो इसका मतलब हमने क्या देख लिया जी, हमने क्या देख लिया, हमने यह देख लिया कि यहाँ पर भी P जो है, यहाँ पर भी P एक नया अभाज्य गुणनखंड 5 रख रहा है, और यहाँ पर भी Q एक अपना नया एक और नया अभाज्य गुणनखंड क्या रख रहा है, 5 रख रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर P को बोले P स्क्वायर तो क्या है, जब P स्क्वायर को 5 काट रहा है तो P को भी तो 5 काट रहा था, अभी हमने दिखलाया था, उसको मिटा दिया क्या, हमने अभी बताया था कि P इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5C, यानी कि यहाँ पर P को 5 भी काट रहा है और यहाँ Q को भी 5 काट रहा है, दोनों को 5 काट दे रहा है। लेकिन हमने तो क्या माना था जी, हमने माना था कि P और Q को एक के सिवा अन्य कोई नंबर नहीं काट सकता है। लेकिन अपरिमेय को हमने जब परिमेय मान करके, ऐसा मान करके जब नियम आगे बढ़ाया तो देख रहे हैं नियम जाकर तोड़ रहा है, आगे जाकर क्या कर रहा है, नियम तोड़ रहा है। अरे भाई, जब हमने इसको माना था कि एक के सिवा इन दोनों को काटने वाला अन्य कोई नंबर नहीं है, तो कहां से एक और नंबर आ गया है इन P और Q को काटने वाला। इसका मतलब गड़बड़ है। क्या गंडगोल है, इसका मतलब गंडगोल यह है, यानी गड़बड़ यह है कि हम इसको परिमेय मान करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो गणितीय नियम का उल्लंघन कर दे रहा है, क्योंकि परिमेय संख्याएं कभी भी ऐसा नहीं करती। यदि उनका अभाज्य गुणनखंड यदि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो आगे भी वो अपना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही दिखाती, एक के सिवा कोई नंबर नहीं दिखा सकती है परिमेय संख्याएं। लेकिन ये ससुरा अपरिमेय संख्या है तो ये जा करके एक नियम का उल्लंघन तोड़ दे रहा है। यह जो है एक के सिवा अन्य नंबर भी मतलब कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड में अपने रख ले रहा है। कहने का मतलब सीधी सीधी बात, एक के सिवा एक और नंबर रख ले रहा है काटने वाला, परिमेय संख्या तो ऐसा कभी कर नहीं सकती है। अगर ऐसा करने लगी तो गणितीय नियम ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरा गणित का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर भी मतलब गंडगोल होने लगेगा, कोई भी नियम कोई भी सोल्यूशन जो है सही तरीके से नहीं मिलेगा और हमारा संसार इतना आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो परिमेय संख्याएं तो ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी कल्पना अनुचित है, इसका परिमेय मानना, इसको परिमेय मानना हमारी कल्पना अनुचित है। हमने कल्पना अनुचित कर लिया कि यह ससुरा जो है परिमेय हो सकता है। परिमेय ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है कि जब पहले ही उनका निर्धारित कर दिएगा कि एक के सिवा तुम्हें काटने वाला अन्य कोई नंबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो है अन्य नंबर रख ले रही हैं, इसका मतलब यह परिमेय नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या ही है। हमारी कल्पना अनुचित है, इसको परिमेय मानना, यह परिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि √5 को हमने P बटा Q के रूप में जो परिमेय माना था, हमारी कल्पना अनुचित है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कारण बता सकते हैं, चूंकि अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो नियम परिमेय संख्याओं के लिए है गणितीय नियम, वो नियम अपरिमेय संख्याओं पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो है नियम का उल्लंघन हो जा रहा है। इस कारण से कड़ी में 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है जी हाँ, आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो भैया हम पहले ही बतला दे रहे हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है? क्योंकि यह जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो गुणनफल भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है।
और जब उस अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या बन जाता है, क्योंकि भले ही पूर्णांक आगे वाला जो भी हो, जैसे मान लीजिए, जैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.35 7 1 3 2 8 7 6 ऐसे ही करते करते अनंत तक चला जा रहा है दशमलव प्रसार, ठीक है, चला जा रहा है अनंत तक दशमलव प्रसार, एक अपरिमेय संख्या है यह। मान लीजिए 2 का गुणा √5 में कर दिया गया, तो मान लीजिए कि ऐसा अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो अब इसमें 3 जोड़ दें तो 3 जब जुड़ेंगे तो 3 और 2 मिलकर के 5 है, फिर वही दशमलव प्रसार अनंत तक बढ़ते चला जाएगा, तो एक नया अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि किसी अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तो जो है कोई अन्य नंबर प्राप्त होगा, नहीं, वो भी अपरिमेय संख्या ही बन जाता है, एक नया अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक से गुणा करते हैं या परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उस अपरिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। याद है, समझ में आएगा? चलिए करते अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि यह भी जो है इनका योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग गणितीय नियम से इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। हम मान लेंगे कि यह परिमेय होगा, जब इसको परिमेय मान करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है यह पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो वही पकड़ा जाएगा, जहाँ पकड़ा जाएगा तो कोई देखेगा हाँ हमारी कल्पना अनुचित है, यह अपरिमेय ही है ससुरा। तो मान लेते हैं कि यह P/Q के रूप में क्या होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में होगा, जहाँ P और Q दोनों जो है धन पूर्णांक संख्याएं हैं, Q 0 नहीं है, ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होता है बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम 2√5 कर देते हैं, = P/Q लिख देते हैं, ठीक है। +3 को पक्षांतर करके फेंक देते हैं तो इधर आ जाएगा -3, क्या आ गया बाबू, -3 आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, 2 इधर जो है गुणा के रूप में है, 2 इधर क्या है गुणा के रूप में, तो फेंकेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी √5 = लिख सकते हैं 1/2 गुणे P/Q -3/1, इधर ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दीजिए, P/Q भी परिमेय संख्या, 3/1 भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, आए समझ में। और दूसरी बात, 1/2 भी परिमेय संख्या, इधर प्राप्त हो गया परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का गुणा जब परिमेय संख्या में करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी कि सीधा तौर से कहें तो इधर है परिमेय संख्या और इधर है अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 को अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव कर दिया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं इधर अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या, तो ये दोनों पक्ष कभी बराबरी कर सकते हैं नहीं। √5 कहता है रे ससुरा, हम तो है अपरिमेय संख्या और तुम हो परिमेय संख्या, तुम हमारी बराबरी कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। हमारी बराबरी कोई एक परिमेय संख्या ही एक अपरिमेय संख्या ही कर सकता है, लेकिन तुम हो अपरिमेय संख्या, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, इसीलिए यह अनुचित है। हम अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या की ही बराबरी में अपरिमेय संख्या ही आता है। तुम अपरिमेय संख्या तुम परिमेय संख्या हो, तुम परिमेय संख्या हो तो कैसे हमारी बराबरी कर सकते हो। तो इस तरीके से विरोधाभास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कैसे, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय कभी भी परिमेय की बराबरी नहीं कर सकता है, बराबर नहीं कर सकते हैं हम भी, ठीक है। तो हम जान चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का या पूर्णांक संख्या का गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उस अपरिमेय संख्या जो नया प्राप्त हुआ उसमें किसी पूर्णांक को जोड़ते तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। इस तरीके से √5 को ही जब अपरिमेय संख्या हमने पा लिया तो इनका योगफल भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी हाँ। इति सिद्धम लिख सकते हैं, इति सिद्धम हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है जी हाँ। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, बहनों, मेरे भी बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 को क्वेश्चन दिए हैं और वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन उनको सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ यह भी अपरिमेय संख्या है, उनको भी प्रूव करना है यह वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं, तीसरा का पहला क्या है, 1/√2 है, क्या है 1/√2। अब इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि हाँ एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 1/√2 जो दिया है,
आप लोगों को जरूर पढ़ाया, मतलब पढ़े होंगे या नहीं पढ़ाया होगा तो अभी बता दे रहा हूँ। हर में कभी भी अपरिमेय संख्याएं नहीं रखी जाती हैं। यदि हर में √2 वाला अपरिमेय संख्या है, सॉरी करड़ी वाला यदि अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा आधार को पूर्णांक के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? पूर्णांक के रूप में हमेशा कोशिश की जाती है कि नीचे वाले को परिमेय कर दे, भले ऊपर वाले अपरिमेय हो जाए तो क्या है, यानी अंश भले ही अपरिमेय हो जाए तो क्या है, हर अपरिमेय नहीं होना चाहिए या हर कड़ी वाली नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में ही रखना चाहिए। तो इसलिए यह आवश्यकता हो जाता है कि आधार को पूर्णांक बना दे। तो आधार को पूर्णांक बनाने के लिए क्या किया जाता है, नीचे देखा जाता है क्या है, √2 है तो √2 का ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? √2 का ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे क्या कर देंगे? √2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से मान में भी कोनो परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए √2 से √2 कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक का गुणा फिर 1/√2 में करेंगे तो 1/√2 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने हर में पूर्णांक लाने के लिए जो हर में दिया था उसी के मतलब विपरीत उसी से ही क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ताकि हर में पूर्णांक आ जाए। तो पूर्णांक जब आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा क्या, 2। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो √2 के अंदर हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए 2 आ गया। अब नीचे हो गया पूर्णांक। अब हमारा मामला सॉल्व हो गया। जो गणितीय नियम कहता था कि हर में जो है अपरिमेय संख्या नहीं रखनी चाहिए, तो हमने अपरिमेय संख्या नहीं रखा, हमने पूर्णांक संख्या रख दिया, परिमेय संख्या रख दिया। ठीक है, अंश में भले ही अपरिमेय आ गया। अब वास्तव में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √2/2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वास्तव में हमें इसे प्रूफ करना है। इसे प्रूफ कर देंगे तो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगा। ठीक है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। यह कल्पना कर लिया। ठीक है, आए समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 को उधर फेंक देंगे, इधर आधार में भाग के रूप में, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, 2P/Q। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? और ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या इधर भी था, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या इधर इधर P/Q, यानी इसको ठीक ठीक से अगर दिखाएं तो जो हमने 2 को फेंका था इधर गुणा के रूप में, आधार में भाग के रूप में था, इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो 2 गुणे P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, यह भी पूर्णांक परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या में होता है तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। इधर हो गया अपरिमेय संख्या, इधर हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या की बराबरी कर सकता है। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारे जब क्वेश्चन हल किए थे तो वहाँ पर √2 को भी हमने, जिस प्रकार √5 को हमने प्रूफ किया ना अभी थोड़ी देर पहले कि √5 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 जो था वो अभाज्य संख्या था √रूट में, उसी तरह 2 भी √रूट में क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इसको भी उसी भांति हमने एक वीडियो में √2 को भी अपरिमेय संख्या प्रूफ किया है। ठीक है, हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है, जिस प्रकार √5 को प्रूफ किया अभी थोड़ी देर पहले ना कि वो √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, उसी तरह √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको भी प्रूफ करके हमने दिखा दिया है। तो यहाँ पर हम देख लिए कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, इधर 2 का गुणा परिमेय में कर रहे हैं, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो परिमेय संख्या गुणा परिमेय में करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो जब इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की बराबरी कर सकता है? नहीं, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब विरोध देखने को मिल रहा है। हम इसको पहले ही जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपरिमेय की बराबरी करने के लिए अपरिमेय आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी कल्पना जो है यहाँ पर अनुचित हो जाती है P/Q को परिमेय मानना। ठीक है, क्योंकि यह परिमेय संख्या अगर इसको मानेंगे तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय की बराबरी नहीं कर सकता है, यानी कि इधर अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर कहे जा सकते हैं। यानी हमारी कल्पना अनुचित है इसको परिमेय मानना, तभी तो विरोधाभास हो रहा है, तभी तो विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब जो है यह अपरिमेय संख्या है तो इधर भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी बराबरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं, ये बराबर नहीं है। ठीक है, यानी √2 जो है एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, देख लिया यहाँ पर। तो अपरिमेय संख्या यह है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या की बराबरी नहीं कर सकता है, हम जानते हैं। हमारी कल्पना अनुचित थी, हमारी कल्पना अनुचित है P/Q के रूप में √2/2 को मानना। जब हम जानते हैं कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या है, √2/2 है ना, तो √2 को जब हम लोग जान लिए हैं पहले ही यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या यानी पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो जब इधर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा तो अपरिमेय यहाँ पर भी परिमेय की बराबरी नहीं कर सकता है,
अपरिमेय कभी परिमेय की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। यानी हमारी कल्पना अनुचित है पी बटा क्यू के रूप में √2/2 को परिमेय मानना। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय कभी भी परिमेय की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए √2/2 जो है इसको हमारी कल्पना के अनुसार परिमेय मानना क्या है? गलत है। क्योंकि नियम खुद पकड़ मतलब खुद जो है गणितीय नियम से आगे बढ़ रहे हैं तो खुद पकड़ा जा रहा है कि √2 खुद बतला दे रहा है कि मैं एक अपरिमेय संख्या हूँ। तो जब ये खुद अपने आप को √2 एक अपरिमेय संख्या बना दे रहा है, बतला दे रहा है, तो जब अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ से पता चल गया कि √2/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं कि √2/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि √2/2 एक अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना अनुचित है पी बटा क्यू के रूप में इसको परिमेय मानना। है समझ में? जी। तो जब हमारी कल्पना अनुचित है पी बटा क्यू के रूप में परिमेय मानना, तो इसलिए हमें विरोधाभास देखने को मिल गया। तो इस तरह से कह सकते हैं, चूंकि प्रश्न से हमें विरोधाभास देखने को मिल गया, इसलिए √2/2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तभी विरोध कर रहा है। समझ में? चलिए तो बढ़िया, आप लोगों को अवश्य समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ प्रूफ करना होता है ना, वह कथनों के अनुसार ही सिद्ध करना होता है। ऐसा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 7√5 दिया है। क्या दिया है? 7√5। इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होगा, जहाँ वैसे ही इसको भी कहेंगे पी और क्यू स्वाभाविक संख्याएं हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और दोनों धन पूर्णांक संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए, √5 इज इक्वल टू पी बटा क्यू 7 गुणा के रूप में है, इधर जाएगा भाग के रूप में, तो 1/7 लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कई लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर 7 को जब फेंकेंगे तो पी बटा 7 बटा में ना 7 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपके अनुसार मान लिया पी बटा क्यू बटा में 7/7 आना है, 7 बटा पी बटा क्यू बटा में 7 आना चाहिए। तो 7 बटा में 1 लिख सकते हैं। तो जब किसी भिन्न में भिन्न से भाग देते हैं तो पलट के गुना कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया? 7/1 को ही पलट करके डायरेक्ट गुना कर दिया। आए समझ में? अब देखिए, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और इधर हमने इसको मान लिया पी बटा क्यू के रूप में परिमेय होगा। जब पी बटा क्यू परिमेय है और ये भी परिमेय है, तो परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या में करते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर हो गया अपरिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिल गया। अपरिमेय जो है विरोध कर रहा है कि मैं अपरिमेय हूँ तो तुम परिमेय हो, तो तुम हमारी बराबरी कैसे कर सकते हो? मैं अपरिमेय हूँ तो मेरी बराबरी एक अपरिमेय संख्या ही कर सकता है। यहाँ पर विरोध कर रहा है। ठीक है, यानी तुम्हारी कल्पना अनुचित है मुझको परिमेय मानना। यहाँ पी बटा क्यू के रूप में कोई अपरिमेय संख्या ही होगी। तो चूंकि यहाँ पर √5 विरोध कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रश्न से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, तभी प्रश्न में विरोधाभास हो रहा है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या में किसी धन पूर्णांक से गुणा करते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यह भी हम गणितीय नियम से जानते हैं। इसलिए 7/5 ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, 7/5 ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। इति सिद्धम लिख सकते हैं। इति सिद्धम आया समझ बाबू? इति सिद्धम आधा धो आधा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। अब लास्ट का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन 6 + √2। इसको प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले जानते हैं। अपरिमेय में किसी पूर्णांक को जोड़ते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। बस इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जब यह परिमेय है तो इसको परिमेय मान करके चलेंगे तो जरूर कोई ना कोई नियम का उल्लंघन करेगा। जहाँ नियम का उल्लंघन करेगा पकड़ा जाएगा, चलो आप कह देंगे कि यह अपरिमेय है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होगा। बिल्कुल उसी बात इसको भी पी बटा क्यू के रूप में मान लेते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों धन पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है पी और क्यू की जगह पर। और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 नहीं है, और दोनों स्वाभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लीजिए। तो अब हम √2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं P/Q। इसको फेंक देंगे उधर,
तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, -6/1 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इधर हो गया परिमेय। परिमेय संख्या में से जब किसी परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और √2 को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या की बराबरी कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या की बराबरी करेगा। यहाँ पर यह खुद कह रहा है, हरी तोरी के तुम कैसे हमारे बराबरी कर सकते हो, मैं हूँ अपरिमेय संख्या, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। तो √2 यहाँ पर विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि हमारी बराबरी केवल अपरिमेय संख्या ही कर सकता है, यानी तुम्हारी कल्पना अनुचित है, मुझको परिमेय मानना। तो कह देंगे चूंकि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी हमारी कल्पना अनुचित है, इसको परिमेय मानना, क्योंकि यहाँ पर खुद पकड़ा गया √2 जो है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या की बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ पर इसने विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो विरोध कर दिया तो इससे यहाँ पता चलता है कि हमारी कल्पना जो है गलत थी। 6 + √2 को परिमेय मानना कैसे गलत थी? क्योंकि यहाँ पर जब यह अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को, यहाँ पर जब देख रहे हैं कि √2 जब एक अपरिमेय है तो किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो किसी अपरिमेय संख्या को कैसे अपरिमेय मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं भाई? यहाँ पर अगर हमने माना तो देख रहे हैं यहाँ पर विरोध कर दिया। एक हो गया अपरिमेय, एक हो गया परिमेय, एक हो गया अपरिमेय और एक हो गया परिमेय। अगर यह भी परिमेय होता है, यह भी परिमेय, तो विरोध करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर इसने विरोध कर दिया, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं √2 को प्रूव कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या। तो चूंकि यहाँ पर विरोध कर दिया, इससे यह सिद्ध होता है कि यह अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्योंकि परिमेय तो अपना नियम अब दिखा रहा है, अपना गुण रख रहा है, गणितीय नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यह परिमेय है तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही देगा। ये तो खुद दे रहा है, परिमेय दे रहा है। ये नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, यह अपना नियम पकड़े हुए है। लेकिन √2 भी तो अपना नियम पकड़ा हुआ है कि मैं अपरिमेय हूँ तो अपरिमेय ही रहूंगा। तो यह अपरिमेय खुद को दिखला रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यानी कि हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय है, और तभी यहाँ परिमेय है, मतलब इधर वाला परिमेय है और यह अपरिमेय है, तभी इसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, विरोधाभास उत्पन्न करा दिया। तो हम कह देंगे चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तभी जो है दोनों पक्षों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इस कारण से √2 जब अपरिमेय है तो किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं उसमें तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हमारी कल्पना अनुचित थी 6 + √2 को P/Q के रूप में परिमेय मानना। इसलिए जब हमारी कल्पना अनुचित थी तो हम कह सकते हैं कि यह परिमेय के रूप में कभी भी लिखा नहीं जा सकता है, यानी कि 6 + 2 √2 हमेशा अपरिमेय ही रहेगा, संख्या ही रहेगा। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 6 + √2 भी ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। आए समझ में? जी, इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन क्या कर लिया? समझ लिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।